नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चाणक्य इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, हम यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स पढ़ रहे हैं और कल हमने अध्याय 9 अबीजीय फलनों का समाकलन से एक उदाहरण हल किया था। ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो कल हमने ये हल कर लिया था, तो आज हम यहाँ से फिर हल करते हैं इसे। उदाहरण नंबर 2 को cos की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, कल हमने वो उदाहरण नंबर 1 हल किया था, तो अब हम उदाहरण नंबर 2 हल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न को नोट कर लिया है। cos की पावर 4x dx का मान ज्ञात कीजिए समाकलन में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल हल कैसे होंगे, ठीक है। तो जो इससे पहले का हमने उदाहरण नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें क्या था हमारी कि जो साइन की पावर थी वो 7x मतलब 7 थी। तो वो मतलब n जो था, जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जैसे साइन x हो या फिर cos x हो, अगर इसकी घात जैसे कि n है, साइन nx और cos nx, इस n के स्थान पर कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर n धनात्मक विषम पूर्णांक हो, धनात्मक विषम पूर्णांक हो, तो हमने जो उदाहरण नंबर 1 हल किया था उसी प्रकार से हम सारे प्रश्न हल करेंगे। उसके लिए मतलब प्रतिस्थापन करके हल करेंगे, ठीक है। वो उसके टुकड़े करके आपको जो बताया ही था, इससे पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो n है ये धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, तो उसके लिए हम द माइवर प्रमेय का प्रयोग करेंगे। द माइवर प्रमेय, ठीक है। द माइवर प्रमेय से हल करेंगे। तो द माइवर प्रमेय क्या होती है कि जैसे कि हमारा यहाँ पर एक फलन होता है, उसमें cos x, जैसे कि हम y बराबर में मानते हैं उसे, cos x प्लस आयोटा साइन x, ठीक है। ये फलन होता है। तो इसको जब हम मतलब उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y बराबर मतलब cos x 1/cos x प्लस आयोटा साइन x, ठीक है। तो अब जब हम इसे ऊपर करेंगे, मतलब ये यहाँ पर नीचे इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा cos x प्लस आयोटा साइन x की होल घात -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो द माइवर प्रमेय होती है वो क्या कहती है कि जैसे कि कोई भी cos nx है, ये है मतलब द माइवर प्रमेय। यहाँ बताता हूँ मैं आपको, द माइवर प्रमेय, जैसे कि cos nx प्लस आयोटा साइन x, साइन nx, है ना। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, नहीं nx नहीं, मतलब को इसकी होल घात अगर n हो, इसे cos x प्लस आयोटा साइन x की होल घात अगर n हो, तो वो द माइवर प्रमेय के अनुसार क्या हो जाता है फिर, cos nx प्लस आयोटा साइन nx, मतलब वो जो होल घात पे n जो होता है वो इसके मतलब इसमें आ जाता है, कोण के गुणांक में आ जाता है, ठीक है। तो cos nx प्लस आयोटा साइन nx हो जाता है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर क्या होगा, ये cos x प्लस आयोटा साइन x की होल घात -1 है, तो ये -1 जो है इस x के साथ गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos -1 है तो 1 का x के साथ गुणा होगा तो 1 ही होगा, -x प्लस आयोटा साइन
ये यहाँ पर भी -x हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब -x है, जैसे cos x में अगर कोण में माइनस हो तो वो फिर प्लस हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है, जैसे कि ये cos माइनस थीटा होता है तो बराबर में cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा cos x हो जाएगा यहाँ पर प्लस नहीं, ये जो माइनस है यहाँ पर आगे आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन x। ठीक है, तो ये होती है द मायोवर प्रमेय। यहाँ पर माइनस आगे कैसे आया है कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा है cos की पावर 4x। तो जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम तो पहले तो इसे नोट कर लेते हैं, cos की पावर 4x। ठीक है, 4x dx। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर, वो जो हम अभी द मायोवर प्रमेय में हल कर रहे थे वो हम यहाँ पर मानेंगे। तो माना y बराबर cos x प्लस आयोटा साइन x, ये हमने मान लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y बराबर, हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख देते हैं cos x प्लस आयोटा साइन x की होल घात -1। ठीक है, तो ये अब उस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, 1/y बराबर cos x प्लस आयोटा, प्लस नहीं आएगा, फिर भूल गया मैं, आयोटा साइन x माइनस आयोटा साइन x। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये वाला है। तो अब हम इसे आगे हल करते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे कि अब हम ये से अगर समीकरण नंबर 1 दे दें और इसे समीकरण नंबर 2 दे दें तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। नहीं, ये नहीं है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, है ना, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, y प्लस 1/y बराबर cos x और cos x जुड़ जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो हो जाएगा 2 cos x, और प्लस का आयोटा साइन x और माइनस का आयोटा साइन x कट जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा आएगा y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, तो अब हम जब इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वहाँ मतलब cos की घात में 4 है, तो हम यहाँ पर इस समीकरण के पूरे की घात 4 कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो इस 2 cos x को आगे लिख लेते हैं, और 2 cos x बराबर y प्लस 1/y। ठीक है, अब इसकी होल घात अगर हम 4 कर दें तो, क्योंकि यहाँ पर 4 है cos की पावर है, तो यहाँ पर हम इसकी होल घात 4 कर देंगे तो 2 cos x की घात 4 बराबर y प्लस 1/y की होल घात 4। ठीक है, तो हम जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात, हम अभी इसे 4 ही रहने देंगे, इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, 16 होता है लेकिन इसे ही लिख देंगे। तो cos की पावर 4x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारी मतलब द्विपद प्रमेय लगती है। वैसे आपको आती होगी द्विपद प्रमेय, और अगर नहीं आती है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ रफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी द्विपद प्रमेय ये कहती है कि a प्लस b की घात जैसे कुछ भी हो, n हो, तो क्या होगा, पहले तो प्रथम पद आता है। ठीक है,
तो आता है NC1, हाँ प्रथम पद नहीं सॉरी, यहाँ पर मतलब NC1 नहीं आएगा, पहले a की पावर n आएगा, फिर आएगा प्लस NC1, ठीक है। और फिर क्या होगा कि इसकी जो होगी घात वो यहाँ पर आ जाएगी, मतलब a की पावर n इसमें से घट जाएगी तो n-1, और जो b है इसकी पावर 1 हो जाएगी, मतलब a की पावर में से 1 घटेगा और b में 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर n में से 1 घट रहा है और b में जो यहाँ पे घात होगी वो यहाँ आ जाएगी 1, ठीक है, ये ऐसे। तो फिर आएगा प्लस NC2 है ना, तो फिर a की पावर हो जाएगी n-2, मतलब एक एक घात घटती जा रही है, जैसे कि यहाँ पर जो आएगा वो n में से घट जाएगा और इसकी घात बन जाएगी। फिर b की घात हो जाएगी 2 और प्लस NC3, तो फिर होगा a की घात n-3 प्लस n-3 प्लस नहीं आएगा, b की घात 3, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, जैसे कि हमारे 4 ही पद हैं यहाँ पर, तो फिर आ जाएगा यहाँ पर, अगर ज़्यादा भी हो तो ऐसे प्लस प्लस करके लास्ट में जो पद होता है उसका हो जाता है, फिर मतलब b की पावर जो होती है वो n आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में b की पावर n हो जाएगी, है ना, प्लस हो गया, तो b की पावर n मतलब 4 हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 4 ही है n, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे हल करते हैं, ठीक है। ये है द्विपद प्रमेय, है ना, द्विपद प्रमेय। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे 16 ही कर देते हैं, 16, और यहाँ पर हो जाएगा ये y प्लस ये हमारा a है और ये b है, ठीक है। तो a की पावर n मतलब y की पावर 4 प्लस NC1 मतलब कि 4C1 और y की पावर 4-1 मतलब क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और 4-1 मतलब 3, और फिर इसकी पावर तो एक ही रहेगी तो 1/y, ठीक है। तो फिर आएगा प्लस n नहीं यार 4C2, ठीक है, 4C2, और जो फिर y रहेगा इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि इसमें से घट जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर हो जाएगा 1/y की पावर, यहाँ भी 2 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो फिर आएगा प्लस 4C3 प्लस 4C3, और फिर आएगा y की पावर 4-3 मतलब y ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1/y की पावर 3, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस y की पावर 4, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए आगे अगर इसकी पावर 4 माइनस जैसे यहाँ फिर NC4 आएगा, अगर वो भी लिखे तो NC4 वो उसका मान 0 हो जाएगा, तो वो गुणे में आएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहता है, मतलब प्लस में आ जाएगा तो ठीक है, तो उसे हम लिखते ही नहीं, गुणे में 1 ही हो जाएगा वो, मतलब है ना, 4C4 1 हो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे आगे लिखते हैं, जैसे कि ये y4 है हमारा, तो इसे ऐसा ही लिख देते हैं y4 और प्लस 4C1, ठीक है। तो 4C1 यहाँ पर हो जाएगा 4, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि जो NC1 होता है वो हमेशा आप याद रखिए कि NC1 का उत्तर हमेशा n ही होता है, ठीक है। वैसे तो NCR जो होता है इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n-r, और यहाँ होता है फैक्टोरियल r, ठीक है। तो अगर हम इससे हल करें तो 4C1 है ना, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4-1 है ना, R1 है
तो फैक्टोरियल 4 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 3, और फैक्टोरियल आर क्या है हमारा यहाँ पर 1। ठीक है, तो अब हम जैसे यहाँ पर जैसे फैक्टोरियल 4 को अगर हम खोलते हैं तो ऐसे खुलता है 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। कोई भी फैक्टोरियल खोलते हैं तो ऐसे ही खुलता है। तो हम इससे अच्छा जैसे फैक्टोरियल 4 को खोलते हैं तो ऐसा ही रहने देते हैं यहाँ पर, है ना। फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा, ऐसे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो इससे कट जाएगा और बराबर 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी इसके हिसाब से भी यहाँ पर 4 ही आएगा, 4c1 बराबर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा NC1 क्या आ जाएगा 4 प्लस अब यहाँ पर y3 है और अपन में y है तो यहाँ पर y² ही बच जाएगा। ठीक है, 4y² प्लस 4c2, है ना। तो 4c2 का आप देखिए उससे भी हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन हम यहाँ पर 2 पद लिख कर भी इसे हल कर सकते हैं इसके। जैसे कि अगर हम इससे हल करें जो NCR वाले सूत्र से, तो क्या होता है फैक्टोरियल जहाँ पर ये 4c2, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ भी हो जाएगा फैक्टोरियल 2, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देखिए फैक्टोरियल अगर हम इसे पूरा खोल कर हल करें तो 6 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, है ना। तो यहाँ भी हो जाएगा 2 गुणित 1 और 2 गुणित 1। अब 2 दुना मतलब यहाँ पर 4 होगा तो 4 से ये 4 कट जाएगा, और फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ पर मतलब बच जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे अच्छा हम इसे एक ही पद में भी हल कर सकते हैं, और वो कैसे हल करते हैं आपको बताता हूँ मैं। कि जैसे कि यहाँ 4c2 है तो इसे हम 2 पद तक लिखें सिर्फ। कैसे, मतलब कि जैसे कि 4c2 है ना, तो 2 पद तक जितने r हैं r पद तक हमें उसे लिखना है फैक्टोरियल को। तो फैक्टोरियल खोलते हैं हम तो 4 गुणित 3 2 पद तक लिखे हैं और नीचे r को लिख देना है। ठीक है, जितने पद हैं उतना लिख देना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 तो 2 3 6 हो जाएगा, है ना। इससे जल्दी सोल्व हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, और मतलब 4c2 का मान 6 हो जाएगा, और ये जो y² है और ये y² है तो दोनों कट जाएंगे, है ना। फिर आएगा प्लस 4c3। तो 4c3 देखिए एक और आपको मैं बताता हूँ कि जो NCR होता है इसका मान होता है ये मतलब इसके बराबर होता है NCN-R। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा 4c3, तो ये किसके बराबर है 4c1, है ना। मतलब 4c4 - 3, तो ये हो जाएगा 4c1। तो 4c1 का मान होता है 4, अभी हमने हल करके देखा था, या फिर हम इसे डायरेक्ट उससे भी हल कर सकते हैं NCR वाले सूत्र से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और y है यहाँ पर, तो इस y से ये y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y², और ये हो जाएगा प्लस y⁴। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ पर क्या करते हैं, इसे जोड़ते हैं। तो पहले पद को और आखिरी पद को जोड़ देते। सॉरी, यहाँ पर हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि यहाँ पर होगा 1/y का होल स्क्वायर, क्योंकि b यहाँ पर हमारा 1/y है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी यही आएगा 1/y²। ठीक है, y का होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पर इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है, y² नहीं, y⁴ था तो यहाँ भी y⁴ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इन दोनों आखिरी के पदों को जोड़ कर लिख देते हैं, क्योंकि मतलब हमें इनको सबको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा y⁴ प्लस 1/y⁴। ठीक है, और फिर क्या होगा प्लस, है ना, और प्लस
और इसके बाद हमारा यहाँ पर 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 4 ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y², ठीक है। क्या गया आपको समझ में कि 4y² और 4 1/y², तो यहाँ पर 4 कॉमन है, ऐसे लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो बाद में हमारा यहाँ पर 6 बच रहा है, इसे ऐसे ही लिख देते हैं +6, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं एक बात आपको बताना भूल गया हूँ, कहाँ पर गया हमारा रफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि हमारा ये y, यहाँ पर हमने हल किया था, तो यहाँ पर एक मतलब ये समीकरण बनी थी ये वाले, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, y की जो पावर होती है वो कोस के घात में चली जाती है, ठीक है, कोस के घात में चली जाती है, ठीक है। तो कोस के घात में चली जाती है, फिर यार मतलब कोस की घात में नहीं जाती है, कोस के गुणे में यहाँ पर आ जाती है, मतलब, है ना। जैसे कि बताता हूँ, y की पावर n + 1/y की पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos x n x, है ना। ये जो पावर में होता है वो यहाँ पर कोस के मतलब इसमें गुणांक में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, y की पावर 4, है ना, y की पावर 4 + 1/y की पावर 4, ठीक है। तो हम अगर वो यहाँ पर लिखे तो y की पावर 4 + 1/y की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 cos 4x, है ना। तो वही हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos 4x + 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इस n के स्थान पर 2 लिखें तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y की पावर 2, मतलब y², सॉरी यहाँ नहीं, y की पावर y² है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 cos 2x, मतलब y² + 1/y² = 2 cos 2x, है ना, 2 cos 2x और +6, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसे मतलब एक बार और एक स्टेप में और लिख देते हैं, तो 2 cos 4x + 4 × 2, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 cos 2x + 6, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 4x + कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 cos 2x प्लस आ जाएगा ये 3, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा वो जो पहले से चल ही रहा है 16 cos 4x, ठीक है, हो जाएगा 16 cos 4x, बराबर में चल ही रहा था, हमने इतनी देर से लिखा नहीं था लेकिन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 को हम इधर भेज देंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा cos की पावर 4x × 1/16 × 2 cos 4x + 4 cos 2x + 3, है ना। तो ये 2 से 3 16 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos 4x = 1/8 cos 4x + 4 cos 2x + 3, है ना। तो अब हम, ठीक है, हमारी ये लाइन आई थी, तो अब हम यहाँ से समाकलन कर देते हैं, तो ये हमें cos 4x का समाकलन प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था, cos 4x dx का हमें मान ज्ञात करने का, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ठीक है, पर हम लिखते हैं वो जो स्टेप थी उसे फिर से लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर आपको समझने में आसानी हो जाए। cos 4x इज इक्वल टू 1/8, यहाँ हो जाएगा cos, क्या था, cos 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, cos 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, है ना। तो इसका हमें यहाँ पर करना है समाकलन, है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये जो मतलब 1/8 यहाँ पर ऐसा ही रहेगा और ये हो जाएगा यहाँ पर cos 4x है तो यहाँ पर जो समाकलन जैसे कि cos 4x है तो ये हो जाएगा 1/4 sin 4x, ठीक है, cos का साइन हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर प्लस 4 sin 2x और ये यहाँ पर 1/2 भी आ जाएगा या फिर 4/2 लिख दें, ठीक है। 2x प्लस फिर आ जाएगा प्लस 3 है तो इसका तो ऐसा ही रहेगा, इसका कोई समाकलन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 8 है इसको हम अंदर मतलब गुणा कर देंगे इसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा है, जैसे ये 2 से तो ये यहाँ पर कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/32 sin 4x प्लस 2/8 होगा। तो यहाँ चलो लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं और sin 2x प्लस 3, है ना। तो ये हो जाएगा 1/32 sin 4x प्लस 1/4 sin 2x प्लस 3 और सॉरी यार यहाँ पर कांस्टेंट नहीं, इसका होगा समाकलन 3x होगा क्योंकि इसमें समाकलन में तो होता है वो अवकलन का थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गया हमें, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 3x, है ना, यहाँ भी हो जाएगा 3x, ठीक है। तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए आज हमने मतलब उदाहरण नंबर 2 हल कर लिया है, अगले वीडियो में उदाहरण नंबर 3 को हल करेंगे, ठीक है। आगे के प्रश्न हम फिर हल करेंगे, आज हमने ये हल कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करें और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।